नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लास में पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, अवगत हो चुके होंगे, चर्चा पर चर्चा हो चुकी होगी, सबके बीच खलबली मच चुकी होगी कि भाई यूपीपी में वेरिएंट पद आने वाले हैं, विभिन्न पद आने वाले हैं। मैंने कल वीडियो में आपको सूचना भी दी कि यूपीपीआरबी जो है, यानी कि जो पुलिस यूपी पुलिस में रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो क्या करता है, उसने अपना ट्वीट करके बताया है। अब तो एक्स हैंडल हो गया, पहले ट्वीट ही था। तो एक्स हैंडल पर उन्होंने सूचना डाली, विधिवत सूचना डाली है कि इतने पद हैं हमारे पास, इतने पदों पर भर्ती दी जानी है, इतने पदों पर हम नोटिफिकेशन आपको देंगे। कब देंगे? अप्रैल के माह के अंत तक देंगे। तो दोस्तों, क्लास शुरू होने से पहले मैंने जानकारी आपको थोड़ी सी और दे दी है और इस पर थोड़ी सी और चर्चा करनी भी बाकी है, क्योंकि दोस्त जब तक आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता है तब तक आप लोग तैयारी नहीं करते हैं। तो मोटिवेशन आपको क्या चाहिए भाई? कितना मोटिवेशन चाहिए? बेरोजगारी का दर्द कम है क्या मोटिवेशन से? बेरोजगारी का जो दर्द है, जो ठप्पा लगा हुआ है आप लोगों पर, वो कम नहीं है किसी मोटिवेशन से। तो जैसे ही वैकेंसी आपको देखने को मिले, आप लोग अपने तन मन धन से जुट जाइए। सफलता परिश्रम की दीवानी होती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप परिश्रम कर रहे हैं, तो सफलता कहीं नहीं जाने वाली है। अगर आप पिछली वैकेंसी में छूट गए हैं, किसी कारणवश रह गए हैं, तो अब की बारी उस गलती को सुधारिए। और जितने लोग दूर गए थे, जितने लोग पश्चाताप कर रहे थे कि पूर्वांचल कैरियर क्लासेस हम छोड़कर गलती किए, तो आप पुनः वापस मौका मिल गया है आपको यहाँ आने का। और ये साइंस की जो टॉपिक्स मैं ले रहा हूँ दोस्तों, ऐसा मत कहिएगा कि ये आप सर आरआरबी ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ख्याल मन से निकाल दीजिए अपने। भाई साइंस कहीं बदलने वाला थोड़ी है। आप ये बताइए कि क्या जीवाणु बदल जाएगा? यूपी पुलिस पीएसआई के लिए अगर हम ये तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उसमें साइंस में बदल जाएगा जीवाणु? नहीं बदलने वाला ना। कोशिका बदल जाएगी? नहीं बदलने वाली है। हो सकता तो बदल जाएंगे, नहीं बदलने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड बदल जाएंगे, नहीं बदलने वाले हैं। कुछ नहीं बदलने वाले हैं। जितनी जानकारी मैंने दे दी है भाई, देख लीजिएगा, गारंटी के साथ अगर वहां से प्रश्न बनता है तो वहीं से बनेगा। साइंस से प्रश्न बनेगा तो बनेगा, वहां से बनेगा एकदम। मैंने पिछली बार भी यही आप लोगों को कहा था कि आप लोग भटका मत कीजिए। तो चलिए, ज्यादा मोटिवेट भी कर देंगे तो आप लोग बोर हो जाते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था। बैक्टीरिया में मैंने आपको सारी जानकारी लगभग दे दिया था। बैक्टीरिया ही था ना? हाँ, बैक्टीरिया था, ठीक, बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया मैंने समाप्त कर लिया था। बैक्टीरिया समाप्त करने के बाद अब चलते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक पर। नए टॉपिक क्या होनी चाहिए आज आप लोगों की? बैक्टीरिया के बाद थैलोफाइटा में चल रहे थे ना, थैलोफाइटा में चल रहे, तो थैलोफाइटा का अगला क्रम जो है, बैक्टीरिया के बाद मैंने आपको कवक लिखवाया था। क्या लिखवाया था? कवक। यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? तो इसको कहते हैं फंगस। क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं। आप लोग इसको ध्यान से जान लीजिए कि फंगस जो होता है हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। थैलोफाइटा का ये क्या है? थैलोफाइटा वर्ग का ये पौधा है। थैलोफाइटा वर्ग का एक पौधे होते हैं। अब ये जो पौधे होते हैं उसमें क्या होते हैं? न पत्ती होती है, न जड़ होती है। यानी कि कवक में इसमें जड़ के नुमा की संरचना, जड़ की संरचना पाई जाती है, जड़ के समान संरचना पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? जड़ के समान संरचना पाई जाती है, जिसे राइजोइड्स कहा जाता है। ठीक है। तो अब इसमें आप लोग देखेंगे, तो ये जो कवक है भाई, कवक के बारे में हमें जानना है। तो ये बताइए, फंगस तो आपने कह लिया। स्टडी ऑफ माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ माइकोलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ स्टडी ऑफ माइकोलॉजी कौन है भाई? ये आपको बताना है। यानी कि एक प्रश्न तो मेरा वहीं पे बन गया आपका कि फंगस, स्टडी ऑफ फंगस को क्या कहते हैं? ओ, मैंने तो गलत लिख दिया। देखिए, तभी तो कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं कह क्या रहा हूं। स्टडी ऑफ फंगस को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ
फंगस को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंगस को कहते हैं भाई माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं? ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं ये भी बताइएगा आप लोग। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं ये भी बताना है आपको। तो इसके साथ साथ एक प्रश्न और बनेगा आपके साथ, यानी कि जितने प्रश्न बनने हैं सारे प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, इससे बाहर नहीं जाने वाला है तो नहीं जाने वाला है। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, यानी कि यहाँ पर दो माइकोलॉजी हो गई, एक तो इंडियन है एक तो बाहरी देश की, पाश्चात्य की। ठीक है, तो इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के जनक बताइए और माइकोलॉजी के जनक बताइए। तो भाई आपको ये बताना है। तो चलिए मैं आपको एक नाम बताता हूं, हेनरिक एंटोन डी बेरी। ये किसके जनक हैं, इसके या इसके? अब मैं कह दूं आपको पी महेश्वरी। अब आपको थोड़ा सा तो हिंट मिल गया होगा कि इंडियन के कौन है और ये जो माइकोलॉजी है उसके कौन है। दोनों में से ये कंफ्यूजन आपको लगभग दूर हो गया होगा, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि एक नाम इसमें से अंग्रेजों का लग रहा है और एक नाम आपका लग रहा है जर्मनी के वैज्ञानिक, एक का लग रहा है, एक लग रहा है इंडियन। तो जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक, एक मात्रा और लगाइए, जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक एंटोन डी बेरी, ये रहा इनका नाम भाई। इनका नाम मैं आपको दूसरे शब्दों में भी बता दूं तो दूसरे शब्दों में इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? तो दूसरे शब्दों मैं मतलब हिंदी में लिख दूं, हेनरिक एंटोन डी, ओ चलिए डी तो सब लोग लिख लेंगे ना, बेरी, ये इनका नाम है भाई। तो ये है फादर ऑफ माइकोलॉजी, यानी कि माइकोलॉजी वह शाखा है जिसके अंतर्गत कवक के बारे में पूर्ण अध्ययन किया जाता है, चाहे उसकी संरचना हो, उसके प्रकार हो, उसके महत्व हो, उसके उपयोग हो, दैनिक जीवन में उसका उपयोग हो, दैनिक जीवन में उनसे हानियां हो, सारी जानकारियां आपको माइकोलॉजी के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, अब इंडियन के कौन है भाई? तो अभी मैंने एक नाम बताया था ना आपको, जो नाम बताया था वो नाम मैंने गलत थोड़ी बताया था, वो नाम मैंने आपको बताया था पी महेश्वरी, पी महेश्वरी। पी महेश्वरी जी को इंडियन माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी यदि आपको हो गई तो थोड़ा सा आगे चलना चाहेंगे, इस पेज को थोड़ा सा छोटा कर दें क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी और देना चाहेंगे हम, ताकि आपको पेज, एक ही पेज पर ढेर सारे नॉलेज देना चाहते हैं हम। लीजिए, तो इसमें आ जाएं, तो ये जो आपके फंगस हैं, जो आपके फंगस है ना, फंगस कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ये पौधा है लेकिन परपोषी होता है। अब ये कैसी बात है? आपसे पूछ ले कि वह ऐसा पौधा बताइए जो परपोषी होता है। पौधे में तो आप लोगों ने सुना है कि पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन थैलोफाइटा का जो कवक है ये परपोषी होता है। ये कैसा होता है? हेटेरोट्रॉप्स होता है। ठीक है, चलिए, तो परपोषी होता है। परपोषी के साथ साथ यह एक कोशिकीय नहीं होता है, ये बहुकोशिकीय होता है। कैसा होता है मेरे दोस्त? तो ये बहुकोशिकीय होता है। देखिए गलत लिख रहा हूं फिर, जुबान और हाथ दोनों अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, बोलते कुछ हैं लिखते कुछ हैं। बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि हो तो है। देख लीजिए हमारी हैंडराइटिंग देख लीजिए, लिखने का तरीका देख लीजिए, कैसे कैसे गलतियां हम करते रहते हैं।
तो लिखने पर मत जाइए, जानकारी पर जाइए, जानकारी आपको भरपूर मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए फिर चलते हैं और एक जानकारी और देते हैं कि जो ये कवक होते हैं इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। किससे बनी होती, भित्ति मत देखिएगा, भित्ति है, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है। जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं। कमेंट करते रहा कीजिए, अच्छा लगता है। कमेंट आप लोग करते रहते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग तैयारी करने के लिए एकदम तत्पर हैं, लगातार लगे हुए हैं, अपने तन मन धन से जुटे हुए हैं और एक स्टार आपके कंधे पर लगाना चाहते हैं, अपने घर वालों को खुश देखना चाहते हैं। चलिए फिर देखते हैं भाई, सेलवाल क्या होता है, सेलवाल किसकी बनी होती है। तो एक चीज मैंने बताया था, काइटिन, काइटिन नामक पदार्थ होता है जिससे इनकी कोशिका बनी होती है, जिससे इनकी कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। काइटिन, काइटिन नामक पदार्थ से इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है, ठीक है। चलिए फिर आगे चले। तो इतनी जानकारी एक पेज के लिए तो बहुत, एक पेज के लिए इतनी जानकारियां बहुत है। फिर मैं आगे चलता हूं, आगे मैं बताता हूं आपको कि जो कवक होते हैं ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक होते हैं, हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। तो अब दोनों कैसे हो सकते हैं, दोनों इसलिए हो सकते हैं कि कुछ कवक जो होते हैं उनसे हमें फायदा होता है और कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनसे हमें नुकसान होता है। तो नुकसान वालों को छोड़िए, पहले फायदा वालों को देखिए, ठीक। फायदे वालों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे किण्वन की क्रिया होती है ना, किण्वन की क्रिया आपने देखी होगी, गलत हो गया, किण्वन की जो क्रिया आपने देखी होगी, किण्वन फॉर्मेशन की क्रिया जो आपने देखी होगी, तो इसमें आपने देखा होगा कि ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है, ईस्ट का प्रयोग होता है, जिसे हम लोग हिंदी में खमीर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं क्या, खमीर, खमीर के बच्चे ऐसे कहते हैं ना। तो खमीर, ये जो खमीर है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम कोई बता सकता है क्या। वैज्ञानिक नाम कोई बता सकता है क्या, इसका क्या नाम है बताइएगा। सैक्रोमाइसीज सेरेबीस, क्या नाम भाई, सैक्रोमाइसीज और सेरिबेसी, सेरिबेसी सेरिबेसिया, कहीं कहीं आपको इस तरह से मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं भाई क्या नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम या इसके कवक का नाम क्या है। तो इसको कहते हैं सैक्रोमाइसीज सेरेबेसी, सेरेबेसी, ठीक, सेरेबेसी कहते हैं। आइए भैया आपको नई नई जानकारियां देते हैं। अब ये जो सैक्रोमाइबेसी नाम का कवक है, इसके द्वारा स्टार्च को एथिल अल्कोहल में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है, सैक्रोमाइसीज। जरा इसको हम लोग अंग्रेजी में भी लिखेंगे तो अंग्रेजी में बड़ा गलत हो जाता है भाई, अंग्रेजी में गलत हो जाता है क्योंकि इसकी अंग्रेजियां बड़ी गड़बड़ होती है। सैक्रोमाइसीज सेरिबेसी, सेरिबेसी, ठीक है, सेरिबेसी। अब ये आपको तरह तरह से देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं आपको सैक्रोमाइसिस सेरिबेसियम
सेरेबेशिया, ऐसे ऐसे शब्दों में देखने को मिलेगा। तो जो भी मिले आपको, आप बस इतना समझ जाइए, सैक्रोमाइसिस होगा, सैक्रोमाइसिस होगा, और सेरेबेशिका सेरेबेशिया भी देखने को मिल सकता है। तो कोई भी नाम हो, आप बस इतना जानते रहिए कि ये एक प्रकार का कवक है, एक प्रकार के कवक का पौधा है जो किसमें काम करता है, किण्वन की क्रिया में काम करता है। तो नामक कवक, कौन से नाम का कवक, वो वाला नामक कवक। नामक कवक स्टार्च को, किसको, स्टार्च, स्टार्च को एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल गलत हो रहा है, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है भाई, परिवर्तित कर देता है, कर देता है, जिससे इसका उपयोग शराब उद्योगों में किया जाता है, शराब उद्योगों में किया जाता है, में किया जाता है। शराब उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है, किसके निर्माण में, शराब के निर्माण में, शराब के निर्माण में, ठीक है, शराब के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेबेशिका। ये एक, इसको ईस्ट भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई, ईस्ट कहते हैं, और इसकी हिंदी क्या होती है, खमीर होती है। किण्वन की क्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। किण्वन की क्रिया में कौन से कवक का प्रयोग किया जाता है, फफूदी आप लोग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, फफूदी कहते हैं। फंगस को आप लोग क्या कहते हैं, फंगस को आप लोग फफूदी भी कहते हैं भाई, ये नाम भी जानते हैं, फफूदी भी कहते हैं आप लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे चलूं, थोड़ा सा और कुछ बता दूं आप लोगों के लिए। हो गया, अगर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं भाई। इसको छोटा कर दें क्या, यहीं भी बता दें कुछ, नहीं अगले पेज बताते हैं। आइए, जानकारी थोड़ी सी ज्यादा है तो उसको अगले पेज पे मैं आपको बता दूं, एगोरिकस, हाँ, एगोरिकस बाइस्पोरस, एगोरिकस बाइस्पोरस, एगोरिकस बाइस्पोरस एक प्रकार का कवक है। यह भी क्या है, यह भी एक प्रकार का कवक पौधा है, कवक वर्ग का पौधा है, अभी तक आप लोग नहीं समझ पाए होंगे क्या, आप लोग अगर जब समझ गए हैं तो कमेंट कीजिएगा। ये एगोरिकस बाइस्पोरस जो मैंने लिखा है, ये क्या है, किस उपयोग में आता है, अभी मैं आपको बता दूंगा तो आप लोग हंसने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे कि यही है। सिर्फ नाम समझकर, नाम ऐसा सुनकर हम लोग घबरा जाते हैं कि ऐसे नाम है, वैज्ञानिक नाम सुन ले तो हालत खराब हो जाती है। इसको ऐसा भी कहते हैं, इसको ऐसा भी कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं। क्यों कहते हैं, सिर्फ हम लोगों को परेशान करने के लिए कहते हैं। तो एगोरिकस बाइस्पोरस जो है ना, ये जानते हैं आप लोग, ये किसका क्या बोलते हैं, किस कवक का नाम है। तो ये आपका जो प्रसिद्ध भोजन होता है, आपका प्रसिद्ध भोजन मशरूम, आपने सुना है ना, मशरूम का नाम है, किसका नाम है भाई, तो ये मशरूम का नाम है भाई, एगोरिकस बाइस्पोरस।
एगारिकस बाइपोरस जो है ये एक प्रकार के मशरूम का नाम है। तो मशरूम कह रहे हैं, कवक का नाम है, जो इसका नाम है ये नाम आप लोगों ने जान लिया। जब नाम जान लिया तो अब जरा बताइए तो मशरूम में किसकी अधिकता पाई जाती है? मशरूम में किसकी अधिकता पाई जाती है भाई? तो मशरूम में प्रोटीन आपको प्रयुक्त एकदम प्रचुर मात्रा में मिलती है। प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलती है, प्रचुर मात्रा में मिलती है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में मिलती है। प्रोटीन प्रचुर मात्रा में किसमें मिलती है? एगारिकस बाइपोरस में। एगारिकस बाइपोरस को क्या कहते हैं? तो भाई हम लोग अपनी भाषा में इसे मशरूम कहते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध भोजन है हम लोगों का। हम लोगों का ये क्या है? प्रसिद्ध भोजन है। चलिए भैया मशरूम खा लीजिए, मशरूम बनाए हैं आज, मशरूम खाइए। तो मशरूम खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दावत करते हैं। ठीक है, दावत करते हैं और हम लोग मशरूम खाते हैं ना। तो मशरूम का नाम ही नहीं जानते हैं, मशरूम खाते क्यों हैं? चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, खाया कीजिए, अच्छी बात है, प्रोटीन मिलता है इससे। प्रोटीन से क्या क्या होता है? हड्डियों में मजबूती, टूट फूट की मरम्मत, कोशिका में संचालन करता है, कोशिका का भोजन होता है। जानते हैं आप लोग सारी चीजें, जब जानते हैं तो काहे बताएं, जाने दीजिए, नहीं बताएंगे। तो हाँ, एक सत्र मिलता है हम लोगों को 1929 और 30। एक सत्र कौन सा है? 1929 और 30। 1929 और 30 में ऐसा क्या खास हुआ है भाई कवक के लिए? कवक के लिए क्या ऐसा खास है जो 1929 और 30 में? आपने नाम सुना होगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने पहली एंटीबायोटिक बनाया था। पहली एंटीबायोटिक कवक के द्वारा बनाया था। किसके द्वारा बनाया था? कवक के द्वारा पहली एंटीबायोटिक बनाया था। किस सत्र में? 1930 और 29 में। इसका नाम क्या था? नाम याद है? नाम याद है कि नहीं? पेनिसिलियम कुछ नाम याद आ रहा है? पेनिसिलियम से कुछ नाम याद आ रहा हो तो बताइए। पेनिसिलियम नोटेटम। चलिए आइए हम बता रहे हैं आपको। 1929-30 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओ रुक जाइएगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? वैज्ञानिक ने कवक द्वारा सर्वप्रथम एंटीबायोटिक का निर्माण किया। ठीक है, निर्माण किया। और उस कवक का नाम क्या था? कवक का नाम बताइएगा जरा। अभी मैंने बता के आया है, मैं बता के अभी आ रहा हूं भाई। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो भाई आप लोगों की गलती है, उसे सुधार कीजिए। क्या बताया था मैंने? अभी बताया था ना। क्या बताया था जरा बताइएगा। नाम मैंने बताया है पेनिसिलियम नोटेटम। यही तो बता के आया हूं, देख लीजिए। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक। कवक से पेनिसिलिन
सेलीन, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा यार, आज गलत क्यों हो रहा है इतना बार बार। पेनिसिलिन दवा बनाई, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनका क्या पहला आविष्कार था, इन्होंने कैसे किया, खोज किसने की थी वो भी मैंने बता दिया। 3 पेज है ना, 3 पेज चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। आ जाइए रिवाइज करते हैं। सर सबसे पहले कवक, कवक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फंगस कहते हैं। फंगस यानी कि स्टडी ऑफ फंगस को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ फंगस को कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी की खोज 2 लोगों ने की थी, एक तो आपका जो स्टडी ऑफ माइकोलॉजी को फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं आपके हेनरिक एंटोन डी बेरी को। फिर उसके बाद आते हैं इंडियन माइकोलॉजी के जनक कौन है? तो इंडियन माइकोलॉजी के जनक कहा जाता है पी महेश्वरी जी को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि ये जो कवक है आपका, ये हमारे लिए लाभदायक भी होता है, हानिकारक भी होता है। लेकिन उससे पहले हम इसे देखेंगे कि यह कौन सा पोषी है, स्वपोषी है या परपोषी, ऑटोट्रॉप्स है या हेटेरोट्रॉप्स। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, पौधे के वर्ग के होते हुए भी ये कैसे हैं? हेटेरोट्रॉप्स हैं, मतलब इनको भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कि ये एक कोशिकी होता है या बहुकोशिकीय होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसलिए ये यूकैरियोटिक कोशिका का जीव है। यूकैरियोटिक कोशिका का जीव होने का मतलब कि ये एक बहुकोशिकीय जीव है। ये कैसा है? एक बहुकोशिकीय जीव है। अब बहुकोशिकीय जीव है तो उसके आगे और कोई टॉपिक आप लिखिए। हाँ लिखी हुई है कि इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो शैवालों की शैवाल कहाँ आ गए यार, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक पदार्थ से बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन नामक पदार्थ से बनी होती है। तो इतना इस पेज का मोटिव था, ठीक है। इसके बाद अगले पेज पर आते हैं, तो अगले पेज पर लिखा हुआ है किण्वन की क्रिया। तो यानी कि आपका जो लाभदायक कवक होते हैं, आपके जो लाभदायक कवक होते हैं वो कैसे होते हैं? तो भाई कैसे? किण्वन की क्रिया में आपका ईस्ट भाग लेता है। ईस्ट किस में भाग लेता है? किण्वन की क्रिया में भाग लेता है। जैसे सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी जो होता है ये आपका किण्वन की क्रिया में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये जो स्टार्च होता है यानी कि मंड जो होता है, स्टार्च यानी कि मंड को यह किसमें बदल देता है? एथिल एल्कोहल में बदल देता है, यानी कि शराब में बदल देता है। इसीलिए इसे शराब के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि शराब का निर्माण करने में सहायक होता है। कौन? सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, जिसे हम लोग शुद्ध कहें तो ईस्ट कहते हैं, फफूंदी कहते हैं, खमीर कहते हैं। तो नाम तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जैसे याद हो जाए बस याद हो जाए। आपको पूछता क्या है? पूछता है सैक्रोमाइसिस बेसिस जो है, सेरेबेसी जो है ये किस में प्रयोग आता है, ठीक है। किसके प्रयोग में आता है भाई? 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो सारी जानकारियां आपको तो दी जा रही हैं। लीजिए एक लाइट ऑफ। हाँ थोड़ा सा आप देखे हैं कि इन्वर्टर जो है हार्म देने लगा। कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैंने इसका इंतजाम कर दिया, ठीक है। तो इस पे मैंने आपको कहा हाँ ये प्रयोग किया जाता है किसमें? तो प्रयोग हो गया, प्रयोग को आपने देख लिया है। तो फिर चलते हैं आगे, अगले में चलते हैं। तो अगला देखेंगे हम लोग भाई, अगला पेज। अगले पेज पर ढेर सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो जैसे सबसे पहले आपका प्रसिद्ध भोजन जो मशरूम है, मशरूम किस कवक द्वारा बनता है? किस कवक द्वारा मशरूम बनता है? या मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मशरूम का वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें यानी कि उसके कवक का नाम देखें तो क्या होता है? तो उसके कवक का नाम क्या है भाई? उसके कवक का नाम है एगोरिकस बाइस्पोरस, एगोरिकस बाइस्पोरस। नाम याद रखिए। मशरूम खाने के बहुत शौकीन होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी में पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी में पाया जाता है। लेकिन एक पेपर में कंफ्यूजन में लाया था और जो उसके वो एग्जामिनर थे, एग्जामिनर लोगों ने उसमें मशरूम की जगह पर सोयाबीन बताया था।
ठीक है। लेकिन प्रचुर मात्रा में इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। जब प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है तो आप जान लीजिए कि ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। कौन? एगारिकस बाइस्पोरस, लिखा हुआ होगा सामने यहाँ पे, हाँ ये देखिए सामने लिखा हुआ है। एक प्रकार का ये भी कवक है। कवक एक प्रकार के पौधे होते हैं, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। सारी चीजें आपके सामने हैं। ना इसमें जड़ पाई जाती है, ना तना पाया जाता है, ना पत्ती पाई जाती है, ना भ्रूण की अवस्था होती है, कोई नहीं होती, क्योंकि ये थैलोफाइटा वर्ग के जीव है। थैलोफाइटा वर्ग के जीव में ना पत्तियां, ना तना, ना जड़, ना कुछ नहीं पाया जाता है। बस वो जीव होते हैं, बस जीव को जान लीजिए। ये हो गया। दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा क्या आपके सामने, हाँ 1929 और 30 की बात। 1929 और 30 की बात क्या है? तो मैंने आपको बताया है कि 1929 और 30 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी। एंटीबायोटिक की खोज किससे की थी? तो कवक द्वारा की थी। उस कवक का नाम क्या था? पेनिसिलियम। क्या नाम था भाई? पेनिसिलियम तो याद आ गया, उसके बाद वाला क्या है? लिखा हुआ है सामने, बता दीजिए ना। नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इन्होंने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो आज के लिए मैंने इतना ही रखा था, यानी कि कवक आपका इसी पे समाप्त हो गया। जब कवक आपका इसी पे समाप्त हो गया तो इसके बाद जो आने वाला है तो वो होना चाहिए आपका शैवाल, यानी कि एल्गी। एल्गी आपकी अगली टॉपिक होगी दोस्त। और ये सारी जानकारियां जो मेरे द्वारा दी जा रही हैं आपके लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही सहायक होंगी आपके पेपर की दृष्टि से। तो दोस्त, ऐसे कंटेंट और ऐसे बेहतरीन सेशंस के लिए आप हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। प्यारा प्यारा कमेंट किया कीजिए कि क्या मैटर आपको चाहिए, कैसा मैटर आपको चाहिए, किस तरह से चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको आपके हिसाब से ही देने लगूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।